कि आज धनबाद के जनता की सबसे बड़ी सेवा है कि इस तरह का एक दुर्दांत व्यक्तित्व खड़ा हो गया है, उसको किसी तरह से संसद में नहीं पहुंचने देना। तो दो धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए। और बाबूलाल जी कहते हैं कि सब हेमंत ने कराया है, तो हेमंत सोरेन तो 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय के मुकदमों में सजा हुई है। किसने कराया है? बाबूलाल जी ने कराया है, अर्जुन मुंडा जी ने कराया है। इन मुकदमों को किसने कराया है? बागमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के घोषित उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 धारा लगी हुई है। उसके अलावा भी कई धाराएं हैं। 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 384, 85 जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, रंगदारी मांगने का, लोगों को परेशान करने का, ये लगा हुआ है। और 15 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। तो इसमें से 4 मुकदमों में जिनकी सूची मैंने दिया है, 4 मुकदमों में इनको 3 में 1 साल की और चौथे में 1.5 साल की सज़ा हो गई है। अब ये चुनौती दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं क्रांतिकारी हूँ, मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ। कोर्ट ने जिनमें सज़ा दिया है 4 मुकदमों में, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। उनके उम्मीदवार से कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं है। और मेरी चुनौती है कि भाजपा के जो नेता हैं, संगठन महामंत्री हैं या इनके अध्यक्ष हैं, ये इसका जवाब दे दें। तो ये इनके मुकदमों का है और हाफ सेंचुरी हो गया। 50वां मुकदमा इनके खिलाफ कल कृष्णा अग्रवाल ने, जिनको प्रिंस खान ने और इन्होंने धमकाया था, उसने किया हुआ। तो ये मुकदमों की सूची है, आप देख लेंगे, इसमें क्लियर है। अब इसके बाद जो मुकदमों में सज़ा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सज़ा हुई है। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। तो कहाँ ये पढ़िए राजेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो आपकी सज़ा चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सज़ा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सज़ा हो गई है। उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ, उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं हैं। ये 2 बातें मुख्य थीं जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है।
अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं, तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ये ज़मीन उनके उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दे दें, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं, इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी ज़मीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो दो ज़मीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, ये हाल हाल की बातें हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबसे योग्य समझा है। और एक योग्यता का उदाहरण उन्होंने और दिया है। एक कृष्णा अग्रवाल हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके ऊपर। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फ़ोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है, तो जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी। अखबारों की कतरने देखेंगे तो 100 से अधिक कतरने हम लोगों के पास हैं जो इनकी योग्यता का बखान करती है, और ये क्या करते रहते हैं अपने क्षेत्र में, उनका बखान करती है। बीसीसीएल के 5 एरिया इनके क्षेत्र में है, नंबर 1 to नंबर 5। जो कोई भी वहाँ अगर 1 टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा, तो बीसीसीएल का डीओ मिलने के बाद भी वह कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डकोर्ट का भट्ठा चलाने वाले हैं, इन्होंने आंदोलन किया था, हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा की में ध्यानाकर्षण आया, ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के एसपी-टीसी को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। और उसके बाद उपायुक्त की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया। उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है। उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी मजदूर वहाँ कोयला लादते हैं, सबका अकाउंट खोल दीजिए बैंक में,
या उन लोगों की कोऑपरेटिव बना दीजिए, सीधे पैसा जो जाना है वह उनके अकाउंट में जाए। निर्णय हुआ, आदेश निकला, आदेश 2018-19 से आज तक लागू नहीं हुआ। तो उसी तरह से 1 से 5 में रंगदारी चल रही है। प्रतिवेदन आप देखेंगे, उसको तो मैंने दिया नहीं है पूरा, उसका लिस्ट दिया है मेरे पास है, मैं भेज दूँगा सबको। तो जो जिनकी इतनी योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको संसद में जाने के लिए चुना है और चुना है। वहाँ विरोध हो रहा है, तो उस विरोध का जवाब दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज़ आपको दे दिया है, मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है, वह कागज़ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है। ये कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया। भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, जरा भाजपा के नेताओं को गृह मंत्री से पूछना चाहिए। और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं की यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊँगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से ही बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पर 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ है। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है, जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 6-7 साल का है। तो 2 धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार की, वो संधि के आधार पर उसको मंगवाए, बुलवाए, दुबई में, यूएई में कहीं आदमी बैठा है और वो जो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, और हम लोगों को भी धमकी देने की ज़रूरत इन्होंने किया है। अगर मेरे इस एक्शन के कारण वो नाराज़ हैं कि उनके खिलाफ धरना पर बैठे व्यवसायियों के प्रतिनिधि के यहाँ जाकर उनकी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और उसके कारण उनको प्रत्यापित करने की बात उठी है। अगर ये इनकी नाराज़गी का कारण है तो उनकी नाराज़गी का कारण सही हो सकता है, मगर मुझे उन्होंने जो धमकी दिया है इसको मैं चुनौती मानता हूँ। और अपराधी जितना भी बड़ा है, चलेगी कानून की, चलेगी व्यवस्था की, और भारत की सरकार कितना जल्दी उसको ला सकता है, यहाँ ला सकती है यहाँ पर, इस पर निर्भर करता है कि भारत की सरकार धनबाद में
शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है या नहीं चाहती है, नहीं तो उनके इरादों पर भी संदेह पैदा होगा। इतनी बातें मुझे कहनी थी। इसके बाद आपको जो भी आवश्यक लगेगा आप पूछ सकते हैं। सर, ये मामले चुनाव प्रभावित कर सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकता है। यही बात तो मैंने कहा है। सर, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि चुनाव स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चुनाव से स्वीकार कर रहे हैं लड़ेंगे। तो धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो मुझे धनबाद से लड़ने की चुनौती अगर प्रिंस खान ने दिया होता तो मैं उसका जवाब देता। तो इसकी धमकी नहीं दे रहे हैं। तो मामला तो संदर्भ इसी का है, एमपी चुनाव का है। एमपी चुनाव में और एमपी चुनाव के साल 2 साल पहले से धनबाद में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वे परिस्थितियाँ इसका कारण हैं। और हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने दौरा किया है धनबाद का, बोकारो का, सभी विधानसभा क्षेत्रों का। मैं भी जब धमकी मिली कृष्णा अग्रवाल को तो उनसे मिलने गया, उनके साथ खड़ा हुआ। मैं भी घूमा, भ्रमण किया। लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ चुनाव लड़ूँ। मैंने इनसे ही कहा, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कल अपनी मीटिंग में मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने कहा था भैया मेरे पास पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं चुनाव में कूद जाऊँ। आप धन की व्यवस्था करा दें, तन मन धन के साथ मुझे पुकारें, आप पुकारेंगे, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये मैंने कहा है उनको। और मैं चाहता हूँ कि जो इंडी अलायंस है इसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है। और मैंने अपनी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब सहित कई लोगों तक पहुंचाया है। ये सीट आपके कोटे में है, आप हर बार उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हर बार उम्मीदवार आपका हारता है, इस बार भी खड़ा करेंगे, हारेगा। आप समर्थन दीजिए। मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग इस सीट को जिता लेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ न ना में हूँ न हाँ में हूँ। और हमारे साथी बैठे हैं और वहाँ भी एक टीम बनी है। ये लोग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संसाधन के बारे लोग आश्वस्त कर देंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा कि मुझे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ढुंढू के साथ षड्यंत्र हो रहा है और गलत आदमी नहीं है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बाबूलाल ने अभी बयान दिया। और इसी में करते हैं क्या कांग्रेस अगर ऑफर करेगी तो आप कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा। हमारे मित्रों ने एक पार्टी बनाई है, बहुत जाना होगा तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे। सर, इसी में सर मिथिलेश ठाकुर जी जो कि पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी को भी इंडिया अलायंस के साथ लेकर आए, फिर समर्थन से विचार होगा। अगर उनका ये कहना है तो इसके बारे में उनसे बात करूंगा। अगर उन्होंने कहा है जी तो मिथिलेश जी से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने उनके नेताओं के सामने भी रखा है कि आज धनबाद के जनता की सबसे बड़ी सेवा है कि इस तरह का एक दुर्दांत व्यक्तित्व खड़ा हो गया है, उसको किसी तरह से संसद में नहीं पहुंचने देना। मैंने वहाँ भी कहा है, मैंने सभी से बात किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात किया है कि भाई क्या मजबूरी थी। और बाबूलाल जी कहते हैं कि सब हेमंत ने कराया है, तो हेमंत सोरेन तो 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय के मुकदमों में सजा हुई है, किसने कराया है? बाबूलाल जी ने कराया है, अर्जुन मुंडा जी ने कराया है। इन मुकदमों को किसने कराया है? इसलिए बाबूलाल जी इस बात को उठाएंगे सार्वजनिक तौर पर तो उनका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे इस मामले में। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ आने की जो बात उन्होंने ऑफर दिया है, पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आए तो धनबाद में आपके समर्थन से विचार होगी, तो उस अलायंस में आप चाहेंगे तब? मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात करूंगा इसके बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। ये आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली। आपको क्या लगता है कि एकमात्र आप ही हैं जो ढुंढू महतो को वहाँ हरा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा और नहीं, और भी लोग हैं, कई लोग हैं, किसी को दे सकते हैं। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं धनबाद से जाके चुनाव लड़ूं। मैंने कल धनबाद में भी पत्रकार साथियों को कहा कि मैं पूरी तरह से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से संतुष्ट हूँ। वहाँ की जनता का मेरे ऊपर भारी कर्ज है, कर्ज का बड़ा हिस्सा मैंने चुकाया है, अभी भी चुकाना बाकी है, इसलिए मेरी तो प्राथमिकता वही है। मगर जिन लोगों ने 2019 में
जमशेदपुर पूर्वी में ऐसी स्थिति पैदा की थी कि मैं चुनाव जीता, उन्हीं लोगों की सह पर आज धनबाद में भी यही स्थिति पैदा हुई है, इसलिए मेरी विशेष रुचि उसमें है। तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी ने जिनका आप समर्थन करेंगे? कोई भी प्रत्याशी नहीं, ये देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होने की बात नहीं, हम लोग एक सीट पर की बात कर रहे हैं। धनबाद सीट की में बात करें, धनबाद सीट पे कोई योग्य उम्मीदवार आएगा, साबित करेगा कि नहीं योग्य है, मैं ज़रूर समर्थन करूँगा। मगर वहाँ भय से, डर से, आतंक से, पैसे के प्रलोभन से उम्मीदवार खड़ा हो और 4 दिन हम समर्थन करें और 5वें दिन वही सरेंडर कर दे, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। सर एक सवाल है, आप जो कह रहे हैं, एक कोई सवाल नाम है, आपके पास होगा ऐसा? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in